Good morning, welcome back. We are studying force acting on a conductor carrying current placed in magnetic field. In last lecture, we studied about the force acting on straight conductor. In today's lecture, we'll check for the concept of force acting on any arbitrarily shaped conductor. मीन्स कल मैंने आपको अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है मीन्स वायर है एंड उसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगता है ये पढ़ाया था। एंड आज हम क्या करेंगे, अगर आर्बिटरी शेप है मीन्स स्ट्रेट नहीं, आड़ा टेढ़ा कोई भी रह सकता है, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो हम चेक कर लेंगे। तो पहले कल का एक बार क्विकली 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इफ सपोज स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर, तो ये है स्ट्रेट कंडक्टर जिसके अंदर से करंट I फ्लो रहा है, इसकी लेंथ है L एंड मैग्नेटिक फील्ड है B, ऐसे कुछ लास्ट लेक्चर में करवाया था ना। ये याद करो फॉर्मूला कितना आता था फॉर फोर्स, याद आ रहा है कुछ, F इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग ऑन दिस लूप इज इक्वल टू I L क्रॉस B। ये आया था फोर्स के लिए फॉर्मूला, कितना आता था फोर्स, F इक्वल्स टू I L क्रॉस B। प्रूव भी करके दिया था मैंने, Q V क्रॉस B इस फॉर्मूला से प्रूफ किया था हमने। फिर वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड I इक्वल टू NEA VD ये सब्स्टिट्यूट करके पिछले ही कंसेप्ट से ये प्रूफ करवाया था। इसी फॉर्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज, A क्रॉस B इक्वल्स टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा। तो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ F लिख सकता हूँ I मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा। तो F इक्वल्स टू I L B साइन थीटा, ये है फोर्स के लिए फॉर्मूला। इसमें भी कुछ स्पेशल केसेस है, फोर्स मिनिमम कब होगा एंड फोर्स मैक्सिमम कब होगा, दोनों बातें देख लेते हैं, ठीक है। पहले F मिनिमम, तो इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री तो F कितना होगा, I L B साइन 0 और साइन 180, साइन 0 तो 0 होता है, फोर्स 0 लगता है, नेट फोर्स इज 0। सबसे कम फोर्स कब, अगर मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग वायर एक ही डायरेक्शन में है, जैसे ये वाली केस देखना जरा, ये केस, ये मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ है टूवर्ड्स राइट एंड करंट कैरिंग लूप भी उसी तरफ है, L लेंथ है, इसमें से I करंट फ्लो रहा है, इसकी लेंथ है L, तो अब फोर्स कितना लगेगा, 0। सिंस मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग कंडक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट, मैक्सिमम फोर्स कब होगा, दूसरी बात, F मैक्सिमम इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला होगा I L B साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1, तो फोर्स जो मैक्सिमम आया है वो निकल के आ रहा है I L B, ये मैक्सिमम फोर्स के लिए फॉर्मूला है। बट इसके लिए थीटा कितना होना चाहिए, 90। मीन्स अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है ये ऐसे, तो इसके साथ करंट कैरिंग कंडक्टर ने 90 का एंगल बनाना चाहिए, ये बन गया 90 का एंगल, क्योंकि फील्ड इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड है फील्ड एंड करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्लेन ऑफ दिस पेपर है, तो उस वजह से एंगल कितना बन गया अभी, 90 डिग्रीज का, ठीक है, आ जाएगा ये। एंड देखो ये जो अभी मैंने फोर्स लिख के दिया है, सिंस फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी इट हैज सम डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग 2 रूल्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। So first of all, what Fleming's left hand rule says, if your forefinger, middle finger and thumb of left hand are outstretched
such that these three are mutually perpendicular to each other. मीन्स मुझे लेफ्ट हैंड लेना है, उसका फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब, इसे ऐसा आउटस्ट्रेच करना है कि ये तीनों एक दूसरे को ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो. If your forefinger gives the direction of magnetic field, middle finger gives the direction of current, then this thumb gives the direction of force acting on our conductor. Let's check at it. देखो फील्ड इनवर्ट, करंट इस तरफ, फोर्स ऐसे लगेगा. ठीक है, किस तरफ लगेगा इस केस में फोर्स? ये ऐसे कुछ, ये लगेगा फोर्स मैग्नेटिक, इतना रहेगा याद. तो ये था पहला रूल. दूसरा था राइट हैंड रूल. ये काफ़ी सिंपल है, बहुत इजीली यूज़ किया जा सकता है. आपको राइट हैंड लेना है, फिंगर्स आर आउटस्ट्रेच्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड योर पाम इज टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड. मीन्स राइट हैंड के फिंगर्स जो है वो करंट की दिशा में ले जाना है, पाम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होने चाहिए. थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो देखो करंट की तरफ उंगलियां, पाम अंदर की तरफ, मीन्स ये पॉइंट इन्वर्ट कर रहा है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है. तो ये थंब देखो, थंब FM, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखो. ठीक है, तो ये मैंने लास्ट लेक्चर का सब कुछ आपको समझा दिया. आज हम आर्बिटरीली अगर शेप्ड है तो उसके ऊपर फोर्स चेक करते हैं, बट उसके अंदर भी ये फॉर्मूला यूज होगा ही. ठीक है, तो क्विकली देख लो इसे एक बार, मैं नेक्स्ट पॉइंट समझा देता हूँ. ठीक है, चलो फिर. फोर्स एक्टिंग ऑन आर्बिटरीली शेप्ड कंडक्टर. अगर एखादा आर्बिटरी शेप है कंडक्टर का एंड उसके ऊपर फोर्स निकालना है तो हम ये यूज करेंगे. ठीक है, देखो जैसे कि ये कुछ आड़ा टेढ़ा ऐसे कुछ शेप है, I, ये है पॉइंट P, ये है Q. मैग्नेटिक फील्ड किसी भी तरफ रह सकती है, डजंट मैटर. मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टिंग इनवर्ड. ये है B, इनवर्ड. अब मुझे इस करंट कैरिंग वायर, ये जो ग्रीन करंट कैरिंग वायर है अभी ये वाली, इसके ऊपर फोर्स निकालना है. कैसे निकालेंगे हम? पहले तो मैं एक काम करता हूँ, ये स्ट्रेट तो है नहीं, तो इसका एक स्ट्रेट हिस्सा मुझे लेना है, तो मुझे एक छोटा सा हिस्सा लेना होगा. मैं उसे DL नाम दे देता हूँ, क्योंकि कंप्लीट स्ट्रेट तो है नहीं, बट DL अगर मैं लेता हूँ छोटा सा हिस्सा, कोई भी कर्व है उसमें से एकदम स्मॉल एलिमेंट चेक करो, वो तो स्ट्रेट लाइन होगी. तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ले ली है, दिस इज स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो DL स्ट्रेट करंट कैरिंग एलिमेंट. ठीक है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो स्मॉल मुझे लिखना होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन इट. F इक्वल्स टू ऐसे लिखूंगा मैं, स्मॉल f, DF इक्वल्स टू I. ये L की जगह भी क्या लिखना होगा, DL क्रॉस B. ये होगा L की जगह DL, स्मॉल है तो ये फॉर्मूला कल ही पढ़ा है ना मैंने, I L क्रॉस B, तो L की जगह DL होगा. अब देखो आगे आगे क्या कर सकते हैं हम, DF को इंटीग्रेट अगर मैं कर लूँ तो F विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन DF और इंटीग्रेशन I DL क्रॉस B. अब देखो करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होने वाली, DL चेंज होने वाला है. तो मुझे लिखना होगा I इंटीग्रेशन DL क्रॉस B. ठीक है, DL का इंटीग्रेशन करना होगा मुझे एंड क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा B के साथ. अब इस DL का इंटीग्रेशन कितना होगा, इसके लिए आपको एक ट्रायंगल लॉ पता होना चाहिए, वेक्टर एडिशन लॉ पता होना चाहिए. ट्रायंगल लॉ होता है, पॉलीगॉन लॉ होता है, पैरेललोग्राम लॉ होता है. वेक्टर्स में होता है ना
वेक्टर के एडिशन के लिए। तो सिंपली इस बात को समझिए, अगर समझो ऐसे वेक्टर्स है बहुत सारे, ठीक है, ये है A B C D E, इन सभी के एडिशन हम कैसे करते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ लास्ट को ज्वाइन कर लो, हमें रिजल्टेंट मिल जाता है, ये होगा रिजल्टेंट R, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। इसे ही क्या कहते हैं? ये जो अभी मैंने लिख के दिया है, इट इज पॉलीगॉन लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। ये क्या है? पॉलीगॉन लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। बहुत सारे वेक्टर्स है, तो आप A1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितने भी रहो, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ लास्ट को ज्वाइन करो, आपको रिजल्टेंट मिल जाता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी डीएल, ये जो वेक्टर को इंटीग्रेट करना है, तो ऐसे डीएल बहुत सारे होंगे ना स्मॉल, देखो ये डीएल 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 डीएल, ऐसे मुझे ऐड करते जाना होगा Q तक। तो अगर ये बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड करना है, हम क्या कर सकते हैं? पॉलीगॉन लॉ यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ लास्ट, इनको ज्वाइन कर लो, रिजल्टेंट मिल जाता। ये दिस इज रिजल्टेंट इंटीग्रेशन डीएल, ये होगा। और एल भी लिख सकता हूं मैं, समझ में आ रहा है ना आपको? तो कोई भी आड़ा टेढ़ा शेप रहो, आपको क्या करना है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ लास्ट को स्ट्रेट वायर से, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना, एंड उसे ही इंटीग्रेशन डीएल लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूं जो फाइनल अभी फॉर्मूला आया है, F इक्वल्स टू, ये इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू तो मुझे समझ में आई अब L के बराबर, तो F इक्वल्स टू I L क्रॉस B। मीन्स कल जो फॉर्मूला पढ़ाया था वही फॉर्मूला यूज करना है, बट यहाँ पे जो L है वो समझ में आया ना क्या है? L कौन सा वेक्टर है? L इट इज द वेक्टर joining starting point that is P, यहाँ पे starting point Pn and end point Q, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला है। ठीक है, आ जाएगा आपको ये। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर आर्बिटरी शेप है तो कैसे सॉल्व करना। इसके कुछ स्पेशल केसेस एग्जाम्पल भी मैं आपको समझाता, जिससे आपको और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देख लो क्विकली इसे। देखो इसकी कुछ स्पेशल केसेस चेक करते हैं। एक एक बता देता हूं मैं। फर्स्ट तो अभी मैंने समझाई या फिर कल भी समझाई थी, इसका ही यूज करके। फील्ड इनवर्ड है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ऐसा आई एल इसकी लेंथ है, तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट के बीच में लेंथ एल ही है, तो फोर्स कितना लगेगा? सिंपल, F इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। 90 डिग्री का एंगल है, तो आई एल बी साइन थीटा और साइन 90 की वैल्यू 1, तो आई एल बी ये फोर्स लगेगा। तो ये लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था, आज रिवाइज भी करवाया। अब स्ट्रेट वायर की वजह, अगर उसकी जगह अगर समझो ऐसा लूप है, करंट कैरिंग लूप, पहले कौन से थे? स्ट्रेट वायर। अब दूसरा शेप कौन सा दिया है मैंने? सेमी सर्कुलर वायर। सेमी सर्कुलर वायर अगर दे दी मैंने, ऐसी है। एंड इसमें भी हम कुछ केसेस लिख लेते हैं। फर्स्ट केस लिखते हैं, फील्ड कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट केस में फील्ड इनवर्ड है, ठीक है। फील्ड कैसी है? इनवर्ड, अंदर की तरफ जा रही है। करंट कैरिंग वायर ऐसी है, सेमी सर्कुलर। इसकी रेडियस हमें गिवन है, रेडियस इज r। तो अब इसे ऐसा मत सॉल्व कर लेना, 2 पाई r सर्कमफरेंस इनटू ये i इंटू बी, एल की जगह 2 पाई r लिख दिया, ये गलत मेथड है, वैसे नहीं करना है सॉल्व। 2 पाई r होगा नहीं होगा। आपको क्या करना है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ लास्ट ये ज्वाइन कर लो।
स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ लास्ट ज्वाइन कर लो। ये कितना होगा, आर प्लस आर, 2r के बराबर। कितना हो जाएगा ये, r प्लस आर दैट इज 2r। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ लास्ट, इन दोनों को मिला के। अब देखो, अगर मैं अब फॉर्मूला लगाऊं तो F इक्वल्स टू कितना है, आई एल क्रॉस बी और आई एल बी साइन थीटा। एंड इस L की वैल्यू कितनी आ गई अब, 2r के बराबर, ये 2r L की जगह। एंड थीटा की वैल्यू ऐसी है लेंथ एंड b है इनवर्ट, तो थीटा की वैल्यू 90 हो गई। तो ये होगा I इंटू ट्वाइस आर इंटू बी इंटू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1, सो ट्वाइस आई आर बी, ये होगा फोर्स। आ जाएगा फिर आपको, तो फोर्स कितना आया है, ट्वाइस आई आर बी। 2 पाई आर मत लिखना लेंथ की जगह, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ लास्ट, इनको ज्वाइन करो, जो लेंथ होगी उससे मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। और एक शेप ले लेते हैं, सेमी सर्कुलर शेप ही है, ये है सेमी सर्कुलर शेप, जिसके अंदर से करंट आई फ्लो रहा है, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड अब जो है वो कुछ इस तरीके से है, दिस इज सेकंड केस, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एंड इसके रेडियस गिवन है हमें, आर रेडियस है। अब देखो कैसे होगा, इफ सपोज मुझे कैलकुलेट करना है फोर्स, तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ लास्ट, इसे ज्वाइन कर लो, ये आ गया एल वेक्टर, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ लास्ट ज्वाइन करो। लिखो अब फोर्स का फॉर्मूला, F इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी और आई एल बी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, देखो L इस तरफ है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी उसी तरफ, दोनों एक ही दिशा में है, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी तरफ है, L भी उसी तरफ है। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0, तो साइन 0 0, तो मैं यहाँ पे I इंटू ट्वाइस आर बी साइन 0 लिख दूँ तो फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। मीन्स अगर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ लास्ट ये फील्ड की ही डायरेक्शन में, इनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर फील्ड की ही डायरेक्शन में है, तो फिर 0 फोर्स लगता है। तो ये भी एक स्पेशल केस है, तो ऐसे नहीं कि हर बार सेमी सर्कुलर है तो फोर्स लगेगा ही नहीं, आप एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करो एंड फिर चेक करो क्या हो रहा है, ठीक है, आ जाएगा ये। और भी मैं सेमी सर्कुलर लूप की कैसे समझा देता हूं। नेक्स्ट देखना, सेमी सर्कुलर लूप ही है, थर्ड केसेस पे, ये है सेमी सर्कुलर लूप, करंट I है, रेडियस इसकी R है एंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कुछ है। B वर्टिकली अपवर्ड, बहुत ही सिंपल, वापस वैसे ही करते हैं। F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा लिख देता हूं मैं। L की वैल्यू कितनी होगी, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ लास्ट, इनको ज्वाइन कर लो, कितना होगा ये 2r L इक्वल्स टू, सो ये निकल के आएगा I इंटू 2r इंटू साइन थीटा। अब देखो लेंथ इस तरफ है एंड मैग्नेटिक फील्ड पिंक ऊपर की तरफ, 90 का एंगल, सो I इंटू 2r इंटू बी इंटू साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इस केस में फोर्स 0 नहीं आएगा, ये आएगा ट्वाइस आई आर बी। समझ आ रहा है ना पॉइंट, सेमी सर्कुलर के भी खास पॉइंट। तो देखो सेमी सर्कुलर में इसमें ट्वाइस आई आर बी, इस केस में 0, इस केस में वापस ट्वाइस आई आर बी है, थर्ड वाली जो केस है। तो ये पोजीशन भी अलग अलग, अगर समझो मेरे ओरिएंटेशन है तो भी अलग अलग आंसर निकल के आता है, ठीक है, आ जाएगा इतना। चलो और एक अलग तरीके का शेप ले लेते हैं अब, थर्ड शेप, ये जो थी सेकंड सेमी सर्कुलर शेप की ही कुछ एग्जांपल्स थे, थर्ड जो शेप है वो लिख देता हूं मैं,
साइनोसाइडल अगर शेप है तो, साइनोसाइडल मीन्स वेव के जैसा, ये साइन कॉस की वेव होती है ना, ऐसा अगर शेप है, ठीक है, ये और आगे भी बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एंड मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से इनवर्ट भी रह सकती है। ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म। तो हम क्या करेंगे, अगर इस केस में आपको आंसर निकालना है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ लास्ट ज्वाइन कर दो, ये लेंथ देख लो कितनी है, वेवलेंथ दी है तो वेवलेंथ के हिसाब से भी निकाल सकते हो आप, ये लेंथ चेक करनी है आपको, एंड फोर्स लिखना है आई एल क्रॉस बी, ठीक है, फोर्स कितना लिखना है, आई एल क्रॉस बी, और आई एल बी ये आ जाएगा फोर्स। इतना सिंपल है, बहुत ही सिंपल। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ लास्ट ज्वाइन कर लो, चाहे शेप कैसा भी रहो, आप फोर्स निकाल सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं हम क्लोज लूप के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट जो शेप है वो है क्लोज्ड लूप्स। क्लोज लूप कैसे हो सकते हैं, सर्कुलर क्लोज लूप है, रेक्टेंगुलर रह सकता है, ट्रायंगुलर रह सकता है, ऐसा कुछ रह सकता है, ठीक है। ये कुछ सर्कुलर लूप्स है जिनके अंदर से करंट आई फ्लो रहा है, इसकी रेडियस है आर, इसकी लेंथ है एल, ठीक है, ये ऐसे कुछ जा रहा है। एंड मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इनवर्ड है। अब देखो कैसे होगा, नाउ F इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है। तो ये L स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ लास्ट, तो मैं अगर कोई भी एक ले लूं इस सर्कल के ऊपर पॉइंट, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट को जो वेक्टर ज्वाइन करेगा उसकी लेंथ तो जीरो आ गई, क्योंकि सर्कल है ना कंप्लीट। और वेक्टर्स को अगर आप ऐसे सर्कुलर लूप में अरेंज करते हो तो उनका रिजल्टेंट तो जीरो आता है निकल के, मीन्स इंटीग्रेशन dl की वैल्यू जीरो हो जाएगी और L जो है वो भी जीरो हो जाएगा, मीन्स फोर्स जो है वो जीरो लगेगा। क्यों, अगर मैं ये छोटे छोटे वेक्टर सारे ऐड कर दे जाऊँ तो वापस यहीं पे आना ना मैं घूम के, तो उनका रिजल्टेंट कौन सा आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ लास्ट, वो स्टार्टिंग पॉइंट ही तो एंड पॉइंट हो गया। That means फोर्स इज जीरो। तो मैं यहाँ पे एक और नोट लिख के दे रहा हूँ आपको, नोट क्या है, फोर्स ऑन क्लोज करंट कैरिंग लूप और लूप कैरिंग करंट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड is always zero। ये हमेशा कितना आता है, जीरो आता है। अगर क्लोज कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दो, चाहे ओरिएंटेशन कैसी भी क्यों ना हो, फोर्स जीरो होगा। इस नोट को भी अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में ऐसे मैंने आपको समझाया कि अगर आर्बिटरी शेप है, स्ट्रेट शेप नहीं, तो क्या करना है, सिंपली स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ लास्ट ज्वाइन कर दो, आंसर निकाल लो, ठीक है। फिर